हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक पेरिया। आज हम देखेंगे प्रतीक सर VHU ऑनलाइन क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। क्योंकि अब तक जो हमने चर्चा की थी, आपको पता होगा कि वो जो चर्चा थी 7 महानगरों पर थी, जिन्हें यानी कि इतिहासकारों ने 7 नगरों की संज्ञा जो दी थी। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या रहे, अब जरा उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों की बात करें तो जरा देखें कि इधर दिखाइएगा कि देखिए भाई, सैंधव स्थल, सैंधव स्थल बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल बोलो, कुछ भी लिखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों पर हम जरा चर्चा करेंगे। चर्चा क्या रहेगी, जरा ये देखते हैं कि चर्चा हमारी क्या रहेगी। अब समझिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम गुजरात को ले लें, ठीक है, तो गुजरात में देखते हैं कि किस किस का अध्ययन अविशेष रह गया है ना। मतलब एक ज्यादा से ज्यादा अब एक एक लाइन का प्रश्न रहेगा। तो देखें, अब हम लेते हैं सैंधव स्थलों में गुजरात, है ना, कि गुजरात। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अब हमें किस किस का अध्ययन करना, एक तो समझिए बात को। तो एक तो देखेंगे, एक बार रंगपुर को देखेंगे भाई, बस रंगपुर। एक देख लेंगे भाई रोजदी, समझिए भाई गुजरात के स्थल है। एक तो ये जानने भी इसलिए जरूरी है आपको कि कभी कभी तो किसी किसी स्थल को उठा के पूछ लेता है कि बताइए ये स्थल किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रोजदी वाला जो प्रश्न है, ये तो एक बार नेट और JRF में पूछा जाने वाला सवाल भी है। और अगर एक और देख लें तो उसका नाम रहेगा सुरकोतडा, समझिए भाई। अब एक बात और जानिए कि भाई ये जो वीडियो है वो है नेट वालों के लिए और JRF वालों के लिए, ठीक है, बस समझिए। तो रंगपुर की क्या क्या खासियत है जरा ये देखते हैं कि गुजरात के स्थल थे। रंगपुर में अगर मैं देखूं तो एक तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं भाई, धान की भूसी के साक्ष्य, ठीक है भाई, भूसी के साक्ष्य हमें मिले। अगर यही एक बात और देख ले तो यही बाजरे के साक्ष्य और मिले, इसी में रंगपुर में बाजरे के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य भाई इसकी बस 2 विशेषता हैं, तो समझिए रंगपुर खत्म 2 विशेषताओं में। अगर रोजदी की चर्चा करें तो रोजदी की सिर्फ एक ही विशेषता है कि यहां हाथी के अवशेष पाए गए। हाथी कभी भी पूछ लेगा कि हाथी के अवशेष कहां पाए गए, अवशेष, ठीक है, तो आप जान गए आज कि हाथी के अवशेष रोजदी में पाए गए। अब जरा सुरकोतड़ा की चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा कि सुरकोतड़ा जो था, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सुरकोतड़ा भी, मैंने जो 7 महानगरों की जो चर्चा की थी, सुरकोतड़ा भी 2 भागों में बटा हुआ था भाई, समझिए। एक भाग तो इसका ये रहा, इसे क्या बोला जाता है ये समझ लीजिए। अब पहले एक भाग ये रहा, ये 2 भाग हो गए, ठीक है, समझिए। इस भाग का मैं नाम बार बार बता चुका हूं कि इसे पश्चिमी टीला बोला जाता है। कौन सा भाई, पश्चिमी टीला, टीला लिख देना। और इसे बोला जाता है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीले को किसकी संज्ञा दी गई थी, नगर की संज्ञा। और इसको पश्चिमी टीले को किसकी संज्ञा दी गई थी, दुर्ग या गढ़ी की संज्ञा। या तो दुर्ग बोला जाता था या गढ़ी बोला जाता था, ये तो क्लियर हुआ। अब समझिए कि ये जो सुरकोतड़ा था बिल्कुल लोथल की तरह, क्योंकि लोथल की जब मैंने आपको पढ़ाया था तो लोथल की एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि लोथल की जो रक्षा प्राचीर हो रही थी वो पश्चिमी, पूर्वी की और पश्चिमी की एक ही दीवार से हो रही थी। समझिए, ये जो मैं पेन अब चला रहा हूं ये समझिए दीवार है, ये दीवार है भाई। इस दीवार से इस प्रकार वो घिरा हुआ था, समझिए। दुर्ग गढ़ी भी, मतलब उसका पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला था सुरकोतड़ा का, ऐसे घिरा हुआ था। ये दीवार है भाई, ये जो मैंने पेन चलाया, समझिए इस प्रकार दीवार से घिरा हुआ था। अब इसकी 1-2 विशेषता जानिए कि विशेषता क्या है सुरकोतड़ा की, तो समझिए कि आपका गुजरात वाला कंटेंट समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा।
एक विशेषता तो समझिए भाई कि यहीं से हमें एक साक्ष्य मिलते हैं, किसके? भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं भाई? तो वो सुरकोतला से मिलते हैं, और मैंने बताया था कालीबंगा से भी मिलते हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने देखा यहां पर कि भूकंप के साक्ष्य यहां नजर आई। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया, उन्हें ऐसे अवशेष मिले, और सुरकोतला का जो विनाश हुआ, इतिहासकारों का मानना है कि वो भूकंप की वजह से हुआ था। वहां की पूरी जो सभ्यता थी जो नष्ट हो गई थी, वो भूकंप की वजह से हो गई थी। यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा देखें कि भूकंप के अलावा और यहाँ की क्या विशेषता थी, तो यहाँ की एक विशेषता ये है सुरकोतला की, कि सुरकोतला में कलश समाधान पाए गए हैं भाई। कलश समाधान। अब समझिए कलश समाधान क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति मृत अवस्था में चला जाता है तो उसे एक जगह आज की ही तरह रख के लकड़ियों पर जलाया जाता है, और जलाने के बाद जब वहां राख शेष बच जाती है तो उसे एक घड़े में उस राख को भर के और जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। क्योंकि जो कलश है ना, कलश समझिए एक घड़ा नुमा बर्तन होता है भाई, अब उसमें उसे दबा दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है कलश समाधान। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कलश समाधान के अगर साक्ष्य की बात करें कोई, तो भाई कहां से? सुरकोतला से प्राप्त हुई। अगला देखें कि भाई समझिए कि अगला क्या रहेगा यहाँ, अगला यही रहेगा कि सुरकोतला का पश्चिमी और पूर्वी टीला चार दीवारी से घिरा हुआ था। मतलब कि एक चार दीवारी से घिरा हुआ था, चार दीवारी से घिरा हुआ था भाई, घिरा हुआ था। ये आप अच्छी तरह जान गए होंगे। एक चार दीवारी देखो मैंने अभी बना के ही दिखाई है कि पश्चिमी टीला हो गया, पूर्वी टीला हो गया, और ये देखो ये दीवार है जो मैंने पेन चलाया है ये वाला, ठीक है भाई, ये दीवार है। इस प्रकार से वो घिरा हुआ था। अब एक बात और जानिएगा कि यहां से हमें एक चीज और मिली है। सिर्फ एक चीज क्या थी कि लास्ट, बस आपका फिर समझिए कंटेंट समाप्ति रहेगा। यहां देख लेते हैं कि यहां से हमें घोड़े का कंकाल मिला है भाई। या तो कोई कहे घोड़े की हड्डी, या कहे घोड़े का कंकाल। तो भाई वो कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोतला से प्राप्त हुआ है। अब समझिए कि गुजरात के जो 3 स्थल थे, रंगपुर, रोजदी और सुरकोतला, ये 3 स्थलों की जो ये एक दो विशेषताएं हैं, ये विशेषता आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी इनमें से एक प्रश्न उठा के पूछ लेगा वो। अब आगे देखते हैं कि अगला स्थल हम क्या लेंगे, जरा देखें। अगला स्थल लें तो हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए हरियाणा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि हरियाणा की क्या क्या विशेषता रहेंगी, जरा दिखाइएगा कि हरियाणा, ठीक है भाई। हरियाणा का अगर हम देखें भाई तो 3 स्थलों का अध्ययन यहां भी करना है। अब वो 3 स्थल कौन कौन से रहेंगे, एक तो समझिए कि एक स्थल का नाम तो रहेगा राखीगढ़ी भाई, एक का नाम रहेगा भाई बालू, और एक का नाम रहेगा भाई कुनाल। इनकी एक विशेषता, बस एक विशेषता जानिए तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि राखीगढ़ी जो था। अब समझिए पहले कि राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। समझे होंगे आप मेरी बात। अभी मैं सारे स्थल क्रम से लिखाऊंगा कि राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब मैं यहां लिख देता हूं भाई राखीगढ़ी कि भारत में यह सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भाई। सबसे बड़ा स्थल अगर पूछे कोई, भारत की बात कह रहा हूं मैं, तो वो राखीगढ़ी होगा। ये जो बालू है भाई, बालू से हमें अदरक का साक्ष्य मिलता है। कोई पूछे आपसे, किसका? अदरक। यही जो चाय में पीने वाली जो अदरक होती है, अदरक का साक्ष्य बालू से मिलता है। और अगर कुनाल से हम कहें तो कुनाल से हमें भाई चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं।
किसके? चांदी के भाई 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिलते हैं भाई। समझिए कि भाई पूछे आपसे कि बताइए चांदी के 2 मुकुट कहां से मिलते हैं, तो कुणाल से, बालू से अदरक के साक्ष्य मिलते हैं, और राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी जो था, ध्यान से, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। अब क्रम से जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमानुसार 4 स्थल बताता हूं कि क्रमानुसार बड़े स्थल कौन से थे। देखिएगा, तो क्रमानुसार वो कभी भी नेट जेआरएफ में पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम से 4 स्थल वो आगे पीछे कर देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखिए क्रमानुसार देखें तो इसकी ट्रिक भाई आप थोड़ा देख लें, ट्रिक याद मत करना, बस ट्रिक तो मैं लगाऊंगा, गम रद। अब समझिए, गैसे गणेरी बाल हो जाएगा, गणेरी बाल, ये भाई पाकिस्तान में है, ये सबसे बड़ा स्थल है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरे पे मोहनजोदड़ो रहेगा भाई, मोहनजोदड़ो भाई, जोदड़ो, ये दूसरे नंबर का स्थल है, सबसे बड़ा ये, फिर दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर भाई ये राखी गढ़ी, ये आ गया कि तीसरे नंबर पर राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। लेकिन अगर वो पूछे कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी, क्योंकि ये दोनों स्थल जो है पाकिस्तान में है, गणेरी बाल भी और मोहनजोदड़ो भी, तो भारत में ही तो बचा ना सबसे बड़ा फिर स्थल। समझिए बात को। और अगर देखें चौथा स्थल तो धोलावीरा रहेगा भाई, कौन सा रहेगा? धोलावीरा। अब समझिए आपके चारों स्थल भी क्लियर हुए। इनकी बस यही विशेषता है हरियाली वालों की, और कोई खास विशेषता नहीं है। अब जरा अगला देखते हैं कि देखिए भाई पंजाब, अब हम अगला स्थल जो देखेंगे, ये 2 स्थल तो हम जान लिए, एक तो गुजरात वाला और एक हरियाणा वाला, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला स्थल पंजाब की, पंजाब की क्या क्या विशेषता है, जरा देखिएगा कि अगर हम पंजाब को देखें भाई, पंजाब, ठीक है, तो एक तो पंजाब में देखें, पहले ये देखें कि किस किस का अध्ययन करना, तो यहाँ एक दधेरी का अध्ययन करना है, दधेरी, ठीक है भाई, और दूसरा हमें एक अध्ययन करना है संघोल का, तीसरा हमें भाई अध्ययन जो करना है वो करना है रोपड़ का। आप समझिए कि ये स्थल आपको पता होना चाहिए, दधेरी कहाँ है, पंजाब, संघोल कहाँ है, पंजाब, है ना, और रोपड़ आपको पता ही है कि पंजाब में है। समझिए बात को, वो कभी भी नेट और जेआरएफ में पूछ लेता है कि बताइए दधेरी किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये स्थल आपको एकदम मेमोराइज होने चाहिए, है ना। तो मैं कहूं कि जो दधेरी है भाई, है ना, दधेरी की तो कोई विशेषता नहीं है, कोई भी विशेषता नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि दधेरी कहाँ स्थित था। जब एग्जाम में आए तो आप एकदम डायरेक्ट कहें कि दधेरी पंजाब में स्थित था, दधेरी, इससे ज्यादा उसकी कोई विशेषता नहीं है। लेकिन संघोल की एक विशेषता जानी कि उसकी क्या है कि यहाँ तांबे की 2 छैनियां मिलती हैं भाई, तांबे की 2 छैनी अगर कहीं पूछे तो भाई आपको बताना होगा कि वो कहां मिलती हैं भाई, संघोल में तांबे की 2 छैनियां प्राप्त हुई थी। अब रोपड़ को देखते हैं कि रोपड़ की 4 विशेषताएं, 4 विशेषताओं का आप देखिए क्या क्या है। पहली विशेषता तो यह है कि रोपड़ का जो आधुनिक नाम है, जो वर्तमान में उसे बुलाया जाता है, रोपड़ को पुकारा जो जाता है, उसका नाम है रूपनगर, है ना। समझिए भाई बात को, इसका रूपनगर। कभी भी पूछ सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रूपनगर के नाम से जाना जाता है, तो आप रोपड़ टिक कर देंगे। अगला अगर देखें, एक विशेषता हुई, अगली विशेषता पहले समझिए फिर मैं बताऊंगा कि रोपड़ में किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और जब वो मौत हुई तो उन्हें दफनाया गया, लेकिन उनके साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उस कुत्ते को मार के दफनाया गया था, या हो सकता है कि कुत्ता उस समय मृत अवस्था में हो तो कुत्ते और इंसान को एक साथ दफना दिया गया हो, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि एक व्यक्ति के साथ जब वहां खुदाई हुई तो एक व्यक्ति के कंकाल के साथ हमें कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो समझिए कहां से, रोपड़ से। तो इसे हम लिख देते हैं भाई, समझिए कि रोपड़ से एक मानव के साथ भाई किसका,
कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। कुत्ते का कंकाल यानी मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। कुत्ते का कंकाल भाई कहां से मिलता है? तो आप आज के बाद क्या करेंगे? रोपड़, रोपड़ से मिलता है भाई। अगली विशेषता रोपड़ की क्या थी, पहले उसे समझिए फिर मैं बताऊंगा। कि रोपड़ एकमात्र ऐसा स्थल था, कैसा कि जो जब भारत 1947 में, देखो यहाँ 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो 1947 के बाद अगर पहली बार जब भारत आजाद होता तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोई स्थल का उत्खनन किया गया हो, सबसे पहली बार, तो वो कौन था? रोपड़ था। ध्यान से समझिए कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद यदि किसी स्थल का उत्खनन किया गया तो वो कौन सा था? रोपड़ भाई। ये समझ गए होंगे आप, रोपड़ था, है ना। अब रोपड़ की एक लास्ट विशेषता और जानिए कि रोपड़ की जो खोज थी भाई वो बीबी लाल ने की थी। बीबी लाल ने भाई इसकी खोज की थी। और भाई ये बीबी लाल जो थे, ये समझिएगा कि ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के प्रोफेसर कहूं या फिर मैं कहूं कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हेड रहे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं बीबी लाल जिन्होंने झूठ बोलने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है भाई। ये समझिएगा अच्छी तरह से, ये एकदम कट्टर राष्ट्रवादी इतिहासकार है भाई। इस बंदे ने ये तक भी घोषणा कर दी, आप आराम से एक पुस्तक देख सकते हैं और उस पुस्तक का नाम है भाई डी.एन. झा की एक पुस्तक है, डी.एन. झा, है ना, झा की एक पुस्तक है भाई, है ना। और उस पुस्तक का नाम मैं बताऊं वही है प्राचीन भारत की एक रूपरेखा। आराम से उसमें भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा एक पुस्तक और है, ये प्राचीन भारत में सामाजिक संस्कृति का अध्ययन, इस प्रकार की एक पुस्तक है डी.एन. झा की। और उस डी.एन. झा की पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस बीबी लाल ने एक बार यही घोषणा कर दी कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया। कमाल इंसान है जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, लेकिन इस इंसान ने यह घोषणा भी कर दी। ठीक है, तो ये वो इंसान है कि जब अब कभी भी पूछ सकता है नेट और जेआरएफ में कि ऐसा कौन सा इतिहासकार है इंडिया का जिसने ये झूठी घोषणा की थी कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया, तो पता तो वो भी मिला, समझिए, है ना। तो अब आपकी पंजाब की जो विशेषता थी भाई वो भी खत्म हुई। ठीक है, पंजाब की जो 3 स्थल हैं और 3 स्थलों की जो विशेषता है वो भी खत्म हुई। अगला अगर हम स्थल देखें तो अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश, है ना। और उत्तर प्रदेश को देखने के लिए इसे थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अध्ययन देखें कि उत्तर प्रदेश की क्या क्या विशेषता है, जरा देखिए, समझिए भाई कि अब हम अगला अध्ययन देखते हैं कि अगला अध्ययन जो देखेंगे हम उसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश को, जरा कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थलों का एक एक विशेषता जरा घुमाइए भाई कि उत्तर प्रदेश का देखें भाई। उत्तर प्रदेश में भाई समझिए कि उत्तर प्रदेश के स्थलों की क्या क्या विशेषता रह सकती है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि अध्ययन किस किस का करना। तो सबसे पहले सहारनपुर जिले का, सहारनपुर जिला है उसमें देखेंगे किस किस का अध्ययन करना। सहारनपुर के बाद अगर हम कहें तो हम मेरठ का करेंगे, मेरठ। और मेरठ के बाद हम तीसरा देखेंगे बागपत। समझिए 3 स्थलों का अध्ययन हम करेंगे। अब देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है। तो सहारनपुर की अध्ययन में हमें बस देखो 4 स्थल जानने और कोई विशेषता इसकी नहीं है। यहां मैंने बताया एक बड़गांव, मैंने वहां भी बताया है आपको कि यहां एक तो बड़गांव को याद रखना है, बड़गांव। एक हुलास को याद रखना है, हुलास। एक आपको बड़गांव को रखना है, हुलास को याद रखना है, बड़गांव और हुलास। इसके बाद आपको 2 स्थल और हैं इसके, अभी याद आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब मेरठ को देखते हैं कि मेरठ में हमें किन किन स्थलों का अध्ययन करना है। तो देखिए मेरठ में आलमगीरपुर का, आलमगीरपुर, ये तो मैं लिखा ही चुका जब मैप को आप पढ़ेंगे, है ना। आलमगीरपुर के बाद देखें तो हस्तिनापुर भाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित स्थल है, ये याद रहने चाहिए। और अगला अगर देखें एक और, तो एक का नाम रहेगा भगवानपुरा,
पुरा का भी भाई यहाँ। ये बस स्थल याद रखने और कोई इनकी विशेषता नहीं है कि भाई मेरठ में 3 स्थल है ना, सहारनपुर में 4 स्थल है। अभी बताऊंगा कि हुलास था, बड़गांव था, अम्बा खेड़ा था, अम्बा खेड़ा, और एक स्थल का नाम था बेटा सकतपुर। ये 4 स्थल बस याद रखने। कहा? सहारनपुर जिले में सकतपुर, अम्बा खेड़ा, हुलास और बड़गांव पढ़ते हैं, बस इतना याद रखना। अब बस बागपत में एक स्थल का ध्यान रखना है। बागपत में एक स्थल था सनौली। अब बस इस सनौली की एक विशेषता आप जानिए कि सनौली से हमें देखो क्या मिलता है, समझिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, कि सनौली से हमें जो मिलता है वहां से हमें 125 मानव कंकाल मिलते हैं, मानव कंकाल। और ये जो मानव कंकाल थे दफनाए किस अवस्था में गए थे, बस वही अवस्था जानिए कि देखो ये 4 दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरा, 4 दिशा हो गई। इनका जो सिर था 125 का जो सिर था वो तो उत्तर दिशा में था, और इनका जो पैर था भाई वो दक्षिण दिशा में था। समझिए कि सिर उत्तर में था और पैर इनका दक्षिण में था। और ये सनौली में 125 मानव कंकाल हमें मिले, मानव यानी दफनाए हुए। जब खुदाई हुई तो वहां से हमने इन्हें इस अवस्था में पाया, किसमें कि जब वो मतलब वो कब्र में दबे हुए थे भाई, समझिएगा अच्छी तरह से। उनका सिर कहाँ था? उत्तर की दिशा में, और पैर कहाँ थे? दक्षिण की दिशा में। ये महत्वपूर्ण चीज है भाई, ये जरूर जानना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित जो स्थल थे, जिनकी एक एक दो विशेषताएं थी, वो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कुछ स्थल हैं अभी शेष, और उनकी एक एक दो विशेषता क्या रहेंगी, जरा आप उन्हें देख लेते हैं। आइए तो अब देखते हैं पाकिस्तान का। समझिएगा कि हमने भारत में जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनकी एक एक दो विशेषताएं थी, वो तो हमने अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान प्रांत, है ना, कि पाकिस्तान में कुछ स्थल हैं और उनका हमें अध्ययन करना है। अब देखिए क्या है पाकिस्तान। एक बात समझिए, पाकिस्तान में हमें देखें कि पहले ये देखें किस किस का अध्ययन करना है। ठीक है, तो एक जगह है भाई बलूचिस्तान, एक वही रहेगा आपका बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत, और अगला अगर एक स्थल और देखें तो वो रहेगा भाई पंजाब प्रांत। ठीक है, अब देखिए भाई कि सबसे पहले हम देखते हैं सिंध प्रांत की विशेषताएं, कि सिंध प्रांत की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी भाई, जरा देखिए समझिए कि यहां से हमें कुछ स्थल मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो एक तो कोट दीजी मिला, एक आमरी मिला, एक अली मुराद मिला, भाई कोट दीजी मिला, आमरी मिला, अली मुराद मिला, एक था जुदीर दड़ो, है ना। अब समझिए, और एक स्थल का जो नाम था वो था अल्लाह दीनो। अब समझिए भाई ये 5 स्थलों की विशेषता क्या क्या रहेंगी, जरा समझिए कि कोट दीजी से हमें अलंकृत खंबे मिले हैं, अलंकृत खंबा, है ना। आपको वही अलंकृत खंबा समझिए जो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा में अलंकृत ईंटें फर्श में लगाई गई थी, है ना। अलंकृत का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की नक्काशी करना या फूल पत्ती बना देना, है ना, अलंकृत। तो अलंकृत खंबा अगर पूछे तो कोट दीजी हो गया। अगर आमरी का देखा जाए तो आमरी से हमें 12 सिंघा के साक्ष्य मिले हैं, 12 सिंघा के अगर साक्ष्य की बात करूं तो मैं कहां से, आमरी। अगर अली मुराद से मैं कहूं तो ये एकमात्र, भाई समझिए, एकमात्र ग्रामीण स्थल था, ग्रामीण स्थल। ठीक है भाई, ये समझिए। और अगर मैं जुदीर दड़ों की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि भारत में धोलावीरा में भी जुरी कुरन से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला था,
वो भारत में है, लेकिन पाकिस्तान के जुदीर दड़ों से भी एक स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। क्या? स्टेडियम भाई, स्टेडियम का साक्ष्य है। ठीक है भाई, स्टेडियम का साक्ष्य यहां से भी मिलता है। अगर हम अल्लाह दीनों की बात करें तो इसे अच्छे से समझना कि एक तो ये पहले ही समझ रहे कहां स्थित है, तो ये सिंधु नदी के तट पर था, सिंधु नदी, और भाई ये आधा तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था और आधा ये अरब सागर पर, अरब सागर के तट पर था। अब समझिए सिंधु नदी और अरब सागर के तट पर था, इसलिए इसे बंदरगाह कहा जाता था। बंदरगाह है ना, कि भाई ये बंदरगाह नगर था, है ना, बंदरगाह नगर इसे कहा जाता था। समझ गए कि सिंधु और अरब सागर के मुहाने पर स्थित होने के कारण इसे बंदरगाह है की संज्ञा इतिहासकारों ने दी। अब ये समझ आया, है ना। अब देखते हैं एक पंजाब प्रांत की एक विशेषता, फिर हम बलूचिस्तान पर बात करेंगे। पंजाब की एक विशेषता देखिए कि क्या है यहाँ पंजाब की, कि पंजाब में एक स्थल है और उस स्थल का नाम है भाई गनेरी वाला, गनेरी वाला, है ना। कहीं कहीं गनेरी वाला ना होकर गणेरी वाला होता है, गणेरी वाला, है ना, दोनों ही बात एक है। यहां से ये जो स्थल है भाई समझिए कि ये जो स्थल है, मैंने अभी वहां लिखाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है, सबसे बड़ा स्थल, यानी कि सबसे बड़ा अगर स्थल पूछा जाए तो यह है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया मोहनजोदड़ो, तीसरे पे मैंने बताया राखीगढ़ी और चौथे नंबर पर मैंने बताया आपको धोलावीरा। क्लियर हुआ। अब बस बलूचिस्तान की देखते हैं कि बलूचिस्तान की कौन कौन से स्थल है भाई, बलूचिस्तान के भाई कौन कौन से स्थल हैं, जरा इन पर और एक नजर देखते हैं। एक तो रहेगा नौसारा, एक रहेगा वालाकोट, नौसारा वालाकोट भाई समझिए, नौसारा और बालाकोट की विशेषता समझिए। बाकी तो मैं सबकी विशेषता लिखा चुका हूं। नौसारा से भाई सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं, सिंदूर के साक्ष्य, सिंदूर के अगर साक्ष्य आज के बाद आपसे कोई पूछे, वही सिंदूर जो महिला अपनी मांग में भरती हैं, वो सिंदूर के साक्ष्य नौसारा से मिलते हैं। और बालाकोट से हमें ये सीप उद्योग, भाई यहाँ सीप का उद्योग होता था, सीप का उद्योग होता था भाई, सीप का उद्योग होता था। नौसारा हुआ, बालाकोट हुआ, और भाई एक सोत का कोह है और था, सोत का कोह है भाई। भाई सोत का कोह की विशेषता देखें तो ये सादी कौर नदी के तट पर था, सादी कौर नदी के तट पर था, इसकी और कोई विशेषता नहीं है भाई। और बाकी इसके तो स्थल और भी हैं, वो हम अध्ययन में आपको करा चुके हैं अध्ययन, जैसे सुतकांगेडोर हुआ, वो सुतकांगेडोर मैंने बताया पश्चिम का सबसे वो स्थल था, सबसे पश्चिम में पड़ने वाला। जब आप पहली या दूसरी वीडियो देखेंगे तब मैंने बताया था कि सबसे उत्तर का मांडा है ना, ऐसे बताया था। दक्षिण का दईमाबाद है भाई, है ना, ऐसे कुछ करके बताया था। और सुतकांगेडोर ये पश्चिम का है, यहाँ भाई मैंने बताया था आलमगीरपुर है, कुछ ऐसे करके जो बताया था पहली वीडियो में, तो वो आपको बता दो कि यहाँ सुतकांगेडोर है एक और। तो बस यहाँ बलूचिस्तान की बस ये 3 की विशेषता जानिए, और आपके महत्वपूर्ण स्थल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो उनकी विशेषताएं थी वो विशेषता खत्म। अब समझिए कि अब तक तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर और कुछ स्थलों की विशेषताओं को ही जान पाए हैं। अब हमारे सामने सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला टर्म्स होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर अगला वीडियो हमारा रहेगा कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, है ना, तो देखेंगे कि उस समय का जो हमें जो भी चीज प्राप्त हुई है ना, सामाजिक स्थिति समझ, मानो अंगूठी रहेगी, है ना, साड़ी रहेगी, है ना, कोई खाने की चीज रहेंगी, यही सारी चीजें जो होती है, खान पान रहन सहन, ये सारी चीजें सामाजिक स्थिति को इंडिकेट करती हैं, है ना। सामाजिक आर्थिक स्थिति की आर्थिक स्थिति उस चीज से इंडिकेट होती है कि अगर हमारा व्यवसाय अच्छा है ना, और व्यवसाय अच्छा है, नगरों का हमने रूप तो धारण कर लिया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी ही रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। तो अगला पार्ट हमारा ये रहेगा। धन्यवाद।